चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं विद्युतशीलता परमिटिविटी के बारे में। ये क्या होता है उसे देखेंगे। हालांकि विद्युतशीलता के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम कूलाम के नियम में कर लिए थे और ये जो कूलाम का नियम होता था वो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता था। अर्थात मान लीजिए कि ये कोई दो आवेश है जिसकी वैल्यू Q1 और Q2 है, यानी एक आवेश की वैल्यू Q1 है, एक आवेश की वैल्यू Q2 है। ये दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं और उस दूरी को यदि हम R मान लें तो इनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो कूलाम के नियम में हमने स्थापित किया था। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इस सूत्र की स्थापना हम कूलाम के नियम में किए थे और इसी सूत्र की सहायता से हम दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल का मान निकाल सकते हैं। अब आज हम ये एक चीज की चर्चा करें कि इनके बीच लगने वाला बल किन किन बातों पर डिपेंड करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यदि हम इस सूत्र को देखें F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, तो इस सूत्र में हम ये देखते हैं कि Q1 और Q2 आवेश की वैल्यू होती है, आवेश का मान होता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कूलाम के नियम में मैंने बताया था आपको, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। इसका कहने का अर्थ हो रहा है कि यदि आप Q1 और Q2 की वैल्यू को बढ़ाएंगे, यानी Q1 Q2 आवेश का मान आप बढ़ाएंगे तो उनके बीच लगने वाला बल भी बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से ये जो दूरी होती थी इनके बीच के, ये 1/R स्क्वायर होती थी। इसका अर्थ होता था कि यदि आप उनके बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल घट जाता है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। R स्क्वायर यहाँ पर बटे पे है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। कहने का अर्थ है यदि इनके बीच की दूरी को आप कम करेंगे तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो बढ़ेगा, और यदि आप दूरी को बढ़ाएंगे, यदि आवेशों को दूर दूर रखेंगे तो उनके बीच लगने वाले बल का मान कम होगा। ये बातें तो हो गई। तीसरी बात इसमें एक ये नया टर्म निकल के आता है एप्सिलॉन नॉट, जिसकी चर्चा आज क्लास में हम करेंगे विद्युतशीलता में। ये एप्सिलॉन नॉट ही विद्युतशीलता होता है। हालांकि कूलाम के नियम में बताए थे आपको ये एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता होता है। ये कैसे होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, किन बातों पे ये डिपेंड करता है, आज की क्लास में उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलें देखते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके। तो हमने एक प्रैक्टिकल किया कि यदि ये दो बिंदु आवेश रखे हैं और इनकी वैल्यू Q1 और Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो इनके बीच यदि हम इन आवेशों के बीच ये जो खाली स्पेस है यहां पर वायु रख दें, अर्थात आवेशों के बीच में हवा हो, वायु उपस्थित होती है, तब हम देखते हैं कि इनकी वैल्यू कितनी होती है। मान लीजिए कि इनकी वैल्यू निकल के आती है F इक्वल टू 1/4πε0, इसी सूत्र की सहायता से निकालेंगे और इसका मान निकल के आता है 20 न्यूटन। मान लीजिए इतना होगा नहीं, लेकिन हम समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि जब हम आवेशों के बीच में वायु रखते हैं तब इनके बीच लगने वाले बल का मान निकल के आता है 20 न्यूटन का। अब अगला इसी में प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं कि यदि हम वायु के जगह पर यहां पानी रख दे, वायु की जगह पर यहां हम पानी रख देते हैं दोनों आवेश के बीच में, तब इनकी वैल्यू जो निकल के आती है वो होती है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इक्वल टू, ये होता है 20/81 न्यूटन। यदि हम आवेशों के बीच में पानी रख देते हैं तो उनकी जो वैल्यू होती है, उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो बल 81 गुना घट जाता है। यानी 20 न्यूटन में हमने क्या किया है, 81 का डिवाइड किया, 81 का भाग लगाया है। कहने का अर्थ ये हो रहा है कि आवेशों के बीच में पानी रख देने पर उनके बीच का बल 81 गुना कम हो जाता है। 81 गुना बल कम हो रहा है, बल कम हो जाता है। एक तो प्रैक्टिकल हमने ये देखा। तो पहले प्रैक्टिकल मैंने देखा कि यदि उनके बीच वायु रखी होती है तो लगने वाला बल 20 न्यूटन होता है। यदि उन्हीं के बीच हम पानी रख देते हैं तो वहां पर बल
81 गुना कम हो जाता है, 81 का डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से यदि हम इन आवेशों के बीच में कांच रख दें, आवेशों के बीच में कांच का टुकड़ा रख देते हैं, तब हम देखते हैं कि ये जो बल होता है वो 20/7 के लगभग, यानी 7 गुना के लगभग कम होता है। कांच रखने पर 7 गुना के लगभग कम होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं अगले प्रैक्टिकल को कि इन्हीं के बीच में हम केरोसिन रख देते हैं, केरोसिन अर्थात मिट्टी का तेल रखते हैं, तब इनके बीच का जो बल होता है वो बल 2 गुना कम होता है, 2 गुना कम हो जाता है। तो समझने वाली बात ये होती है कि जब हम आवेशों के बीच का माध्यम बदलते हैं तो माध्यम बदलने से उनके बीच लगने वाले बल का मान घटता जाता है, उनके बीच लगने वाला बल बदल जाता है। अब जैसे वायु में आपने देखा कि 20 न्यूटन लग रहा था, वहीं पर हमने वायु की जगह पर हमने पानी रख के देखा तो वहां 81 गुना कम हो रहा था, कांच रख के देखा तो 7 गुना कम हो रहा था, केरोसिन रखा तो 2 गुना कम हो रहा था। यानी कहने का अर्थ ये हो रहा है कि आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो उनके बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है। अभी जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी कि इनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो डिपेंड करता है किन चीजों पे, आवेश पे, उनके बीच की दूरी पे। लेकिन हम नए प्रैक्टिकल में देखते हैं कि इन्हीं कारणों पर इनके बीच लगने वाले बल का मान डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उन आवेशों के बीच में कौन सा माध्यम है, उस आवेश के बीच में कौन सी वस्तु रखी गई है। जो आपको ये उदाहरण हम दिखा दिए हैं, ये जो इनके बीच का बल कम हो रहा है, ये कम हो रहा है किसके कारण से? माध्यम के कारण से। यानी अलग अलग माध्यम आकर के इनके बीच के बल को कमजोर कर रहे, कम कर रहे हैं। तो माध्यम का ये गुण, माध्यम का ये जो गुण आपने देखा है, जो आवेशों के बीच के बल को कम करता है, इस गुण का ही नाम होता है विद्युतशीलता या परमिटिविटी। तो एक ये छोटा सा उदाहरण लेके आपको समझाए हैं। अब हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, और ये होता क्या है उसकी। तो विद्युतशीलता का अर्थ होता है कि माध्यम का ये एक ऐसा गुण है जो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कम करता है, जैसा कि आपने यहां देखा है। तो चले इस बात को हम आगे बढ़ाएं, थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। तो इसकी जो डेफिनेशन कहती है, इसकी जो परिभाषा कहती है, वो कहती है कि माध्यम का वह गुण जो आवेशों के बीच के विद्युत प्रभाव को कम कर देता है। माध्यम का वह गुण जो आवेशों के बीच के विद्युत प्रभाव को कम कर देता है, उस गुण को ही कहा जाता है विद्युतशीलता, परमिटिविटी। कहने का अर्थ ये हो रहा है कि हर एक माध्यम के अंदर अपनी एक क्षमता होती है, उस क्षमता के कारण वो आवेश के बीच लगने वाले बल को कम करता है। जिसका उदाहरण अभी आपको मैंने दिखा दिया था, यदि आवेश के बीच में आप वायु रखोगे तो उनके बीच अलग बल लगेगा, पानी रखोगे अलग बल लगेगा, कांच रखोगे अलग बल लगेगा। तो विद्युतशीलता एक माध्यम का गुण होती है, ये प्रॉपर्टी है किसी माध्यम की, और इसका काम होता है कि आवेशों के बीच जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इनके बीच जो विद्युत प्रभाव लग रहा है, उस प्रभाव को तोड़ना, उस प्रभाव को कम करना। विद्युतशीलता का अर्थ है कि आवेशों के बीच में जो विद्युत का प्रभाव है, उनके बीच जो बल लग रहा है, उस प्रभाव को कम करना, उस प्रभाव को तोड़ना। तो विद्युतशीलता अर्थात विद्युत के प्रभाव को कम करने वाला गुण, और ये किसी माध्यम का गुण होता है। हर माध्यम का गुण, हर माध्यम की विद्युतशीलता अलग अलग होती है। हर माध्यम के अंदर आवेशों के बीच के प्रभाव को तोड़ने की क्षमता एक अलग अलग होती है। अब इसको जो हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो करते हैं एप्सिलॉन से।
अपसाइलन से हम प्रदर्शित करते हैं विद्युतशीलता को। और हर माध्यम में जैसा आपने देखा है कि हर माध्यम में अलग अलग प्रभाव होता है, तो अपसाइलन की वैल्यू भी हर माध्यम के लिए अलग अलग होती है। यदि हम अब वायु के लिए बात करें, हवा के लिए बात करें कि हवा की विद्युतशीलता कितनी होती है, तो हवा की विद्युतशीलता होती है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। वायु की विद्युतशीलता 8.85 गुणे 10⁻⁻12 होती है। और यदि हम पानी की विद्युतशीलता की बात करते हैं तो पानी की विद्युतशीलता होती है 7.12 गुणे 10⁻⁻10। और हाँ, विद्युतशीलता इसका मात्रक होता है कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से यदि हम कांच की बात करें, कांच की विद्युतशीलता कितनी होती है, तो कांच की विद्युतशीलता होती है 3.01 गुणे 10⁻11 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये पानी के लिए है, वाटर की है, ये कांच की, ग्लास की होती है। तो आप इन तीनों की वैल्यू को गौर से देखें तो सबसे कम वैल्यू होती है वायु के लिए, यानी वायु की विद्युतशीलता सबसे कम होती है। और वायु की विद्युतशीलता को हम प्रदर्शित डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, कुछ इस तरीके से। यहां आपने कूलॉम के नियम में जो देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट रखा गया था वायु के लिए। वाटर के लिए, पानी के लिए हम बात करें विद्युतशीलता की, वो होती है 7.12 इंटू 10⁻⁻10 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ग्लास की यानी कांच की अलग होती है। कहने का अर्थ है कि हर एक माध्यम के लिए इनकी विद्युतशीलता अलग अलग होती है। इनके वैल्यू को देखकर एक चीज का तो अंदाजा लग गया है कि वायु की विद्युतशीलता अन्य माध्यम की अपेक्षा कम होती है, यानी वायु के अंदर विद्युत प्रभाव को तोड़ने की जो क्षमता होती है वो सबसे कम होती है। कहने का अर्थ ये है कि यदि दो आवेश के बीच में वायु रखी हुई है तो ये विद्युत के प्रभाव को कम तोड़ेगी। वहीं यदि पानी है, कांच है, तो ये विद्युत के प्रभाव को अधिक तोड़ेंगे। तो इसे एक ऐसे तरीके से यदि हम लिख दें कि माध्यम की विद्युतशीलता और वायु की विद्युतशीलता, इसमें माध्यम की विद्युतशीलता ज्यादा होती है, यानी किसी माध्यम की यदि विद्युतशीलता है या कोई माध्यम रखा हुआ है तो वो आवेशों के बीच के प्रभाव को ज्यादा तोड़ेगा और वायु रखी हुई है तो कम तोड़ेगी। तो एक चीज बताइए, यदि विद्युतशीलता वायु की कम होती है तो कहने का मतलब हो रहा है कि यदि इनके बीच के बल की हम बात करें, मान लीजिए कि वायु रखने पर इनके बीच का बल है Fu और माध्यम रखने पर कुछ ऐसे डिनोट कर रहे हैं हम, दो आवेशों के बीच कोई माध्यम रखा है तब बल ऐसे डिनोट कर लें और वायु के लिए इसे डिनोट करें, तो यहां पर Fo की वैल्यू ज्यादा होगी। यानी यदि आवेश के बीच में वायु रखी हुई है तब उनके बीच ज्यादा बल लगेगा और माध्यम रखा हुआ है तो कम बल लगेगा। उसका कारण आपकी समझ में शायद आया होगा, क्योंकि इनकी विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता ज्यादा होती है, यानी आवेश के बीच के प्रभाव को तोड़ने की क्षमता ज्यादा होती है। अब हम देखें, इन वैल्यूज को तो हम याद कर नहीं सकते हैं क्योंकि माध्यम कुछ भी हो सकता है। यहाँ प्लास्टिक भी रखी जा सकती है और प्लास्टिक के अलावा भी बहुत सारे माध्यम है, बहुत सारी वस्तुएं उन्हें हम रख सकते हैं। तो इन वैल्यूज को हमें याद करने में कठिनाई होगी तो हम इन्हें याद नहीं करते हैं। आपको इन्हें याद करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, वायु के लिए यदि आप चाहते हैं तो इसे याद कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये कई बार सवाल पूछा गया, वायु की विद्युतशीलता कितनी होती है, तो इसे आप याद कर लीजिए, इसे आप याद कर सकते हैं। लेकिन हर एक माध्यम की, वायु के अलावा पानी की, कांच की, केरोसिन की और एम्बर की, एबोनाइट की, हर एक चीजों की विद्युतशीलता को याद करना मुश्किल होता है। तो हम एक नया टर्म लेके आते हैं, इसमें एक नई बात जोड़ देते हैं विद्युतशीलता की जगह पर,
ताकि हमें ये इतनी बड़ी वैल्यू याद ना करना पड़े, उस टर्म का नाम होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसी को बोला जाता है परावैद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता को ही बोला जाता है परावैद्युतांक। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। इंग्लिश में है ये रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक। ये टर्म हम केवल लेके इसलिए आते हैं कि हमें इन सभी की वैल्यू याद ना करना पड़े। हम कुछ ऐसे टॉपिक को पढ़ लें जिससे इनकी वैल्यू याद ना करें, तब भी हमारा काम हो जाए, हम तब भी सवाल को हल कर सके, तब भी हम इनके बीच में लगने वाले बल की वैल्यू को निकाल सके। चलें तो हम आपेक्षिक विद्युतशीलता को देख लेते हैं, ये क्या होती है। चले तो अब हम समझते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखें, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है संबंधित विद्युतशीलता। रिलेटिव का मतलब तो आप जानते ही, रिलेटिव मतलब संबंधित होता है। तो संबंधित विद्युतशीलता, अब किससे संबंधित विद्युतशीलता? तो देखिए, अभी तक आपने जो परमिटिविटी देखी है, विद्युतशीलता देखी है, उसमें वायु की विद्युतशीलता सबसे कम होती है। वायु की परमिटिविटी सबसे कम होती है। तो हम क्या करते हैं कि माध्यम की परमिटिविटी, किसी भी माध्यम की परमिटिविटी और वायु की परमिटिविटी अर्थात माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता और वायु की विद्युतशीलता के बीच में एक सूत्र स्थापित करते हैं। तो वो सूत्र कुछ बनता है इस प्रकार से, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन 0। m अर्थात हो रहा है माध्यम, एप्सिलॉन माध्यम यानी माध्यम की विद्युतशीलता अपान वायु की विद्युतशीलता। और इस संबंध को ही, सूत्र को ही नाम दिया जाता है रिलेटिव परमिटिविटी यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो इसे देखकर, या इसको आप ऐसे लिख ले, माध्यम ना लिख करके आप यहाँ m लिख दें, तो एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन 0 इक्वल टू निकला क्या? ER, या इसी को हम बोलते हैं क्या? K। यानी रिलेटिव परमिटिविटी का सूत्र निकल के आया है माध्यम की परमिटिविटी अपान वायु की परमिटिविटी। तो इसकी डिफिनीशन क्या बन के तैयार होगी कि माध्यम की विद्युतशीलता और वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहा जाता है। माध्यम की विद्युतशीलता और वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। ये एक सूत्र यहां निकल के आया है। अब देखें, इस सूत्र से हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलेंगी। कैसे? तो इसे हम देखते हैं कौन कौन सी जानकारी हमें निकल के मिलती है। यहाँ पर ये एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन 0 से, यदि यहां से हम माध्यम की परमिटिविटी को देखें, माध्यम की विद्युतशीलता को देखें, तो क्या हो जाएगी? रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नॉट वाई की परमिटिविटी। तो इसका अर्थ निकलता है कि माध्यम की विद्युतशीलता वायु की विद्युतशीलता की कितने गुना अधिक है।
क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि वायु की विद्युतशीलता सबसे कम होती है और माध्यमों की विद्युतशीलता वायु से ज्यादा होती है। तो रिलेटिव परमिटिविटी आपको क्या बता रही है यहाँ पर? रिलेटिव परमिटिविटी हमें बता रही है कि माध्यम की विद्युतशीलता वायु की विद्युतशीलता से कितने गुना अधिक है। हमें निकल के यहां पर ये टॉपिक आ रहा है। रिलेटिव परमिटिविटी के फार्मूले से हमें मिला कि किसी माध्यम की परमिटिविटी या किसी माध्यम की विद्युतशीलता वायु की विद्युतशीलता से कितने गुना अधिक होती है। अब इसे एक एग्जांपल लेकर हम समझा देते हैं आपको कैसे। तो जैसे हमें निकालनी है पानी की रिलेटिव परमिटिविटी, पानी की आपेक्षिक विद्युतशीलता या पानी का परावैद्युतांक, क्योंकि इसे ही ये ER जो आप देख रहे हैं इसे के भी बोला जाता है, परावैद्युतांक अर्थात डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसी को बोला जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी को ही बोला जाता है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है किसकी, पानी की आपेक्षिक विद्युतशीलता या पानी का परावैद्युतांक निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है अपना कि एप्सिलॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन। अब देखिए माध्यम है, यहां पर माध्यम अपना कौन सा, पानी दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं यहां वाटर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पानी की विद्युतशीलता हम इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे कितनी होती है, 7.12 इंटू 10 टू द पावर -10, और वायु की विद्युतशीलता होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसको जब आप सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 80.4, यानी पानी की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, पानी की आपेक्षिक विद्युतशीलता बोले या पानी का आप बोले परावैद्युतांक, वो होता है 80.4, 80.4। हालांकि अपने कैलकुलेशन को सही ढंग से करने के लिए इसे हम मान लेते हैं 81। आप बुक्स में देखेंगे तो 81 ही लिखा रहता है, पानी का परावैद्युतांक या पानी की विद्युतशीलता 81 दी जाती है। क्या है कि जब ये पॉइंट में रहते हैं तो हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, तो इसे हम पूरा 81 मान लेते हैं। तो पानी का जो परावैद्युतांक होता है वो होता है 81। पानी का परावैद्युतांक निकल के आया 81। अब मैंने आपसे पहले ही बताया था कि ये वैल्यू तो याद करना कठिन होगा, क्योंकि माध्यम कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, आयल हो सकती है, या और अन्य कोई पदार्थ हो सकता है। तो हर किसी की विद्युतशीलता को याद करना मुश्किल होता है, लेकिन हम इस चीज को याद कर सकते हैं, विद्युत से रिलेटिव परमिटिविटी को हम याद कर सकते हैं, और इसकी सहायता से हम जब चाहें इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसकी सहायता से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे हम निकाल सकते हैं। तो आपके पास ये वाला जो फार्मूला दिया गया था कि हमें यदि किसी माध्यम की परमिटिविटी निकालनी होती है, तो ये फार्मूले में क्या बोल रहा है, एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी हमको पता हो और वायु की परमिटिविटी हमको पता हो, तो दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस माध्यम का निकल आएगी। जैसे पानी के लिए यदि हम बात करें कि पानी की विद्युतशीलता कितनी होगी, तो हमको ये पता होना चाहिए कि पानी की परमिटिविटी कितनी है। तो जैसे पानी की परमिटिविटी कितनी होती है 81, 81 में आप मल्टीप्लाई कर दे वायु की परमिटिविटी में, तो वायु की परमिटिविटी होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 7.12 इंटू 10 टू द पावर -10,
ये पानी की विद्युतशीलता निकल आई। तो कहने का अर्थ ये हो रहा है कि हमारे लिए जो आवश्यक है वो है रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी इसको याद करना कठिन होगा, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैक्तांक यदि हमें याद है तो हम इस सूत्र की सहायता से, इस फार्मूले की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं कि उसकी परमिटिविटी कितनी होगी। जैसे यहां पर मैंने पूछा आपसे कि यदि आपको पानी का निकालना है, वाटर के यदि यहां निकालना है, तो आप वाटर के लिए क्या करना है, आपको वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी पता हो तो आप वाई की परमिटिविटी में मल्टीप्लाई कर दें तो आराम से निकल आएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कांच का निकालना चाहे तो कांच का भी निकल आएगा। कांच, केरोसिन, किसी भी माध्यम का आपको निकालना है तो आसानी से निकल आएगा। बस उसके लिए आपको करना क्या होगा कि कांच की परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी आपको पता होनी, जिससे कांच सहायता से किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ उदाहरण टाइप के दिखाए थे कि यदि कोई दो ये चार्ज होते हैं, मान लीजिए Q1 था और ये Q2 और ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे होते हैं, तो यदि इनके बीच हम वायु रखते हैं या इनके बीच हवा होती है तब ये लगने वाला फोर्स कितना होता है, इनके बीच लगने वाला फोर्स निकल के आया था कितना, 20 न्यूटन, ये हम माने थे। और जब इन्हें आवेशों के बीच वायु के स्थान पर हम पानी रख देते हैं, जल रख देते हैं, तो वो फोर्स कितना हो गया था, 20/81, यानी 81 गुना कम हो गया था। तो यहां हम एक बार विद्युतशीलता को फिर से समझ लेते हैं कि क्या होती है। तो देखिए, इसका अर्थ हो रहा है कि पानी की जो विद्युतशीलता होती है, पानी की विद्युतशीलता वायु की विद्युतशीलता की 81 गुना ज्यादा होती है। पानी की विद्युतशीलता वायु की विद्युतशीलता की 81 गुना ज्यादा होती है। इसका सीधा सीधा सा अर्थ निकल रहा है कि यदि वायु की अपेक्षा पानी इनके बीच के प्रभाव को 81 गुना ज्यादा कम करेगा। इनके बीच के प्रभाव को, आवेशों के बीच के फील्ड को 81 गुना ज्यादा ब्रेक करेगा, 81 गुना ज्यादा कम करेगा। तो चले, तो आज की क्लास में बस इतना ही। विद्युतशीलता और आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैक्तांक के बारे में चर्चा हो गई है। अब अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक को लेकर मिलेंगे, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।